सो टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमारे पास जो डिस्कशन हुई थी उसके अंदर हमने एटॉमिक मॉडल और हमने पीरियोडिक टेबल को हमने डिस्कस किया था। हमारे पास ये जो सीरीज है इसके अंदर हमने अभी तक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हमने कवर अप किए, जिसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर था इसके अंदर हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को देखा था, प्लस साथ साथ हमने केमिस्ट्री की हिस्ट्री को भी डिस्कस किया था। सेकंड चैप्टर ने हमने एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कस किए, और उसके बाद जो हमारा जो लास्ट चैप्टर गया है इसके अंदर हमने पीरियोडिक टेबल और एटम्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स भी हम वो डिस्कस कर चुके। अगर हमारी वो सीक्वेंस देखी जाए तो हमने सबसे पहले केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिए, बेसिक फाउंडेशन बनाई है, देन हमने एटम से स्टार्ट किया, फिर हमने एटम को डिस्कस किया, देन हमने एटम की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया। अभी जो हमारा मेन जो टॉपिक है वो है बॉन्डिंग, या अगर मैं इसको लिखना चाहूँ हम इसके केमिस्ट्री की ज़बान में कहते हैं केमिकल बॉन्ड, या जिसको हम कहते हैं दूसरी ज़बान में बॉन्डिंग हम कहते हैं। बॉन्डिंग क्या चीज़ है? क्योंकि ये बॉन्डिंग की टर्म आपके पास, ये आप अगर देखें तो आपके लिए ये फर्स्ट टाइम आप ये सुन रहे होंगे, बॉन्ड और केमिकल। जो केमिकल है ये रिलेट करता है एलिमेंट्स को, सही है, डिफरेंट एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल से लिखेंगे, हमारे पास एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है बी। अब हमारे पास ए और बी किसी भी वजूहात की बिना पर कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास ए और बी किसी भी सिनेरियो में हमने उनको कोई भी आपने सर्कमस्टेंसेस दिए तो हमारे पास क्या होता है, वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं। सी बना दिया फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास केमिकल रिएक्शन है वैसे ही हमारे पास बॉन्डिंग है। केमिकल रिएक्शंस के अंदर बेसिकली हमारे पास बॉन्ड ही बनते हैं, जिसमें आप आमतौर पे देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन की एग्जांपल। आपके लिए ये टर्म फर्स्ट टाइम आप अगर देख रहे हो तो आपको काफ़ी ये वो मुश्किल लगेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इसको बेसिक से लेके चलें। बॉन्डिंग का मतलब है कि किसी भी दो चीज़ों को जोड़ना, ये हमारे पास है बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? हमारे पास किसी भी दो एलिमेंट्स, दो एटम्स को जोड़ना। एटम ए मैंने ले लिया हाइड्रोजन, एटम बी मैंने ले लिया ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइन होना और उससे एटम सी का बनना, ये बनता है हमारे पास केमिकल बॉन्ड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मैं कंबाइन करूँगा तो ये मेरे पास वाटर बनाता है। इसके अंदर हमारे पास रिएक्शन कराने के लिए या बॉन्ड बनाने के लिए कुछ हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास बॉन्डिंग के लिए या रिएक्शन कराने के लिए कैटलिस्ट या एनहेंसर की ज़रूरत होगी। कुछ हमारे पास कंडीशन होती हैं हमारे पास। अगर हम वो एलिमेंट्स को अगर हम वो कंडीशंस देते हैं तो वो, अगर हम एलिमेंट्स के लिए कंडीशन को सूटेबल करते हैं तो हमारे पास वो बॉन्ड्स बनाते हैं। हमारे पास बहुत से कंडीशन होंगे, ये हम सोल्यूशन के चैप्टर में हम ये सुकून से वो डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास हमने ये बात की यार एक एटम है, उसने एटम बी के साथ बॉन्ड बनाए। एटम ए का अगर आपको मैं स्ट्रक्चर दिखा सकूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एटम है, उसके पास न्यूक्लियस है और ये मैंने उसके फॉर एग्जांपल ये मैंने डिफरेंट शेल्स बना दिए। एटम हमारे पास इस तरीके से दिखते हैं, सही है। या आपके पास आपने अगर ऐसे आपने पढ़ा है तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है और उसके इर्द गिर्द आपके पास शेल्स हैं। बॉन्डिंग के अंदर जो हमारे पास जो मेन कंपोनेंट है या मेन जो हमारे पास अगर हम बात करें वो चीज़ है वो इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास। डिफरेंट एटम्स के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स की हमारे पास जो क्वांटिटी है ये वेरी करती है। ये ग्रुप वाइज हमारे पास हर एटम का इलेक्ट्रॉन चेंज है एज कम्पेयर टू अदर एटम। तो बॉन्डिंग के अंदर हमारे पास ये पॉसिबिलिटी होती है कि हमारे पास मेन कल्प्रिट कौन है, ये इलेक्ट्रॉन है।
जनरल ओवरव्यू में अगर हम देखें, हमारे पास पॉसिबिलिटी ए है कि हमारे पास एक एटम इलेक्ट्रॉन को दे देगा, परमानेंटली दे देगा, या लूज या गेन कर देगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर कोई भी हमारे पास एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या फिर उसको गेन करता है, तो ये हमारे पास जो बॉन्डिंग है ये आमतौर पे आयोनिक बॉन्डिंग कहलाती है। सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है एटम का, वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। इसके अंदर एक टर्म हम यूज करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग। इसको हमारे पास समझने के लिए अगर मैं ये मिसाल के तौर पे एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है बी, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये बॉन्ड बनाएंगे तो ए और बी ये अपने पास इस तरीके से शेयरिंग करेंगे। मतलब उसके सिनेरियो अगर आप आम ज़बान में समझे तो 50-50 पे रहेगा। दो सिनेरियो हो गए। पहला सिनेरियो क्या है कि अगर एटम अपना इलेक्ट्रॉन परमानेंटली लूज कर दे या फिर गेन कर ले, तो ये मेरे पास है आयोनिक बॉन्डिंग। सेकंड सिनेरियो है कि मेरे पास वो म्यूचुअल शेयरिंग करे, ये मेरे पास कहलाती है कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट, को का टर्म होता है म्यूचुअल, कोवैलेंट। को का मतलब है दोनों का, वैलेंट रिप्रेजेंट कर रहा है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का शेयर होना, कोवैलेंट बॉन्डिंग। सही है। एक और हमारे पास टाइप होती है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट को हम डिस्कस करेंगे कोवैलेंट बॉन्डिंग के बाद कि हमारे पास जब वो इन्फ्लुएंस शो करता है लोन पेयर हमारे पास किसी भी एटम के ऊपर, तो वो हमारे पास बिल्कुल सिंपल सी, लेकिन हम डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास बहुत सी, मैं बात करूँ, हमारे पास एक बॉन्ड है जो कि हमारे पास बनाती है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर आप थ्योरी समझें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है, मिसाल के तौर पर अगर मैं ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हमारे पास पार्शियल नेगेटिव है, ये फॉर एग्जांपल पार्शियल पॉजिटिव है। हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है। इसी तरह से हमारे पास पानी में बहुत से हाइड्रोजन के एटम है। हमारे पास दूसरा भी ऑक्सीजन होगा और यहाँ पर ये हाइड्रोजन होगा। इसमें क्या है, हमारे पास चार्जेस की बेसिस, मिसाल के तौर पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये साथ वाले ऑक्सीजन पे जो हल्की सी अट्रैक्शन फोर्स है, ये अगर मैं बता सकूं या मैं इसको बताऊं, यहाँ इन दोनों के दरमियान ये इसके भी नेगेटिव चार्ज और इसके पॉजिटिव चार्ज, ये मेरे पास कौन सी बॉन्डिंग है, ये है हाइड्रोजन। सही है, इसको भी हम डिटेल करेंगे। सो मैंने आपको 3 पॉसिबिलिटी दी। एटम का हमारे पास चार्जेस की फॉर्म में जो अट्रैक्शन है, फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग ले लें, इसमें हमारे पास पोलैरिटी का भी एक कॉन्सेप्ट आता है, पोलर, नॉन पोलर, वो भी हम वो डिस्कस करेंगे कि अगर सिमिलर एटम है तो वो नॉन पोलर ये वो बनाते हैं, और अगर डिफरेंट एटम है तो पोलर बॉन्ड होते हैं। हमारे पास डायपोल का कॉन्सेप्ट होता है, बेस करते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पे। सो हमारे को एक चीज़ तो समझ आ गई कि यार ये जितनी भी चीज़ें ये सब इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर से लिंक करती हैं। अब हमारे पास सवाल जो मोस्टली है कि हमारे पास आखिर ऐसी चीज़ ही क्या है कि मतलब ये बॉन्ड आखिर बनाते ही क्यों एटम। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि आखिर बॉन्डिंग क्यों ज़रूरत है। तो इसके अंदर हमारे पास 2 रूल हैं, डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल। हमारे पास ये मानना है कि मिसाल के तौर पे जब हमने ग्रुप 8 को डिस्कस किया है, ग्रुप 8 जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं, हमने देखा है नोबल गैसेस रिएक्शन नहीं करती मोस्टली, वो हमारे पास नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे रिएक्शन नहीं करती। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, जो भी एक्सप्रेजेट है, उसके अंदर ये बात है कि अगर किसी भी एटम के अंदर अगर मेरे पास फर्स्ट शेल है तो उसमें अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन करता हूँ, सेकंड शेल में अगर मैं 8 इलेक्ट्रॉन करता हूँ मिनिमम, तो मेरे पास वो एटम स्टेबल हो जाता है, वो रिएक्शन की तरफ नहीं जाता। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मेरे पास अगर सोडियम है जिसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 11 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1।
अगर मैं सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन दे दूं फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पास उसके जो सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इस कंडीशन में ये सोडियम समहाउ स्टेबल है। ये सिर्फ बेसिक थ्योरी है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो एक तो चीज़ समझ आ गई कि हमारे पास ऑक्टेट रूल है, कि यानी कि यार हमारे पास एटम कोशिश करता है कि अपने वैलेंस शेल में, आखिरी शेल में मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन रखे। लेकिन हीलियम के केस के अंदर ये हमारे पास, हीलियम और हाइड्रोजन के केस में मैं बात करूँ तो डुप्लेट रूल है। स्टार्टिंग के 2 में डुप्लेट रूल है। हाँ, ये जो स्टार्टिंग के एक्सेप्शन है, बट ऑक्टेट रूल मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पास एटम 8 करें। मिसाल के तौर पर अगर क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन के अंदर 17 है एटॉमिक नंबर, तो उसके फर्स्ट शेल में होते हैं क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 8 हो गए हमारे पास 2 और 8 10, और थर्ड के अंदर है 7। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये हमारे पास स्टेबल हो जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन कौन देगा? मिसाल के तौर पे वो सोडियम देता है। अगर सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो उसके भी हमारे पास क्या है कि 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये इसको जब वो एक इसको देगा तो इसके कितने हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस कंडीशन में दोनों कंपाउंड स्टेबल हो जाएंगे। NaCl, ये हमारे पास है कॉन्सेप्ट। तो एटम चाहता है कि अपना वैलेंस शेल को एटलीस्ट कंप्लीट करे, नहीं तो ये हमारे पास कुछ होता है कि हमारे पास हाफ फील्ड का भी कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर हम सब ऑर्बिटल्स की बात को डिस्कस करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट हाफ फील्ड हो। सो ये सिनेरियो के ऊपर बेसिस है, तो हम इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बॉन्डिंग बनाते क्यों है? बॉन्डिंग हमारे पास स्टेबिलिटी, एटम चाहता है कि मेरे अंदर स्टेबिलिटी आ जाए, एनर्जी का डिफरेंस ना रहे, एनर्जी लेवल स्टेबल हो जाए, एटम की जो एनर्जी लेवल है। तो ये हमारे पास है बॉन्डिंग। यहाँ पास बॉन्डिंग बनती क्यों है? बॉन्डिंग की टाइप्स क्या होती हैं? एक टाइप के इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, पहली टाइप ये। दूसरी टाइप के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले। ये दोनों टर्म बहुत डिफरेंट हैं। शेयरिंग के अंदर और लूज और गेन के अंदर अगर मैं बात करूँ, सोडियम के एग्जाम्पल की बात करूँ, सोडियम और क्लोरीन, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे। अगर सोडियम इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके पास कितने रह गए 10 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास होगा 18 इलेक्ट्रॉन। इस दोनों ने ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लिया। ये है मेरे पास आयोनिक बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग के मैं एग्जांपल लेता हूँ हाइड्रोजन की, और मैं हाइड्रोजन की लेता हूँ। अगर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या कि इन दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, तो दोनों ने क्या कर लिया? डुप्लीकेट रूल कंप्लीट कर लिया। ये एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर है, इसका ये इलेक्ट्रॉन था, इसका ये इलेक्ट्रॉन था। तो अगर मैं इसको दोबारा दिखा सकूं तो ये ऐसे होगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका। तो दोनों ने अपने वैलेंस शेल को देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गए। अगर हम सिनेरियो समझें तो ये समय चलते हैं ओरिएंटेशन में, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यूँ मूव करके फिर यूँ मूव करके इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है। तो ये मेरे पास होगी सेकंड टाइप ऑफ बॉन्डिंग, जो मेरे पास है कोवैलेंट बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने थोड़ी सी डिस्कस की। सो ये आपके पास है बॉन्डिंग का बेसिक ओवरव्यू। अब हम चलते हैं कि हमारे पास बुक के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास बुक में इस चीज़ों को कैसे डिफाइन किया गया, क्योंकि हमारे पास ये 9th के कोर्स को भी हम वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर हम 9th के कोर्स से रिलेटेड लेवल पे लेके चलें। बुक के अंदर क्या है देखें, वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। एटम्स चाहते हैं कि मेरे पास केमिकली स्टेबल हो जाए, तो वो बॉन्ड बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ये अभी हम ये डिस्कस करेंगे। हमारे पास इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पे हो सकता है या इलेक्ट्रॉन के गेन और लूज करने पे हो सकता है। नेचर ऑफ बॉन्डिंग हमारे पास, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक ए है और एक बी है, ए और बी कंपाउंड बनाते हैं सी, तो अगर ये जो सी मॉलिक्यूल है, कंपाउंड या मॉलिक्यूल है, इसके पास भी कुछ हमारे पास फोर्सेस होती हैं। किस किस्म की होते हैं? हम लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी होती है, वेंडर वाल्स से, या दोनों का नेम सिनोनिम से ये फोर्सेस होती है। हमारे पास डायपोल है,
बस बहुत सी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं। इंटर का मतलब है विद इन मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। इंटर ये हम टर्म जब हम ये वो देखेंगे तो इसके अंदर हम ये वो डिस्कस करेंगे। हमारे पास डिफरेंट बॉन्ड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे तौर पे नेचर ऑफ बॉन्डिंग के अंदर हम ये वो देखेंगे कि हमारे पास जो पोलैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो उसका रोल क्या है केमिस्ट्री के अंदर। सबसे पहला सवाल था कि हमारे पास जो केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ने जा रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं जो हमारा एटम है वो केमिकली स्टेबल हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह में। पहला पैरा है व्हाई डू एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। सही है, ये हमारे पास है। इसका मैंने जवाब दिया था कि हमारे पास केमिकल्स चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाए। तो एक लाइन बुक के अंदर बहुत अच्छे तरीके से इसमें मेंशन किया गया है, अगर मैं इस लाइन को मैं रीड कर सकूं। एटम्स आर जस्ट लाइक दैट, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू बिकम मोर स्टेबल। स्टेबल इन अ सेंस कि वो अपनी एनर्जी लेवल्स को फ्लक्चुएट करवाना नहीं चाहते। सही है, वो चाहते हैं कि एनर्जी लेवल हमारा कांस्टेंट हो जाए। सही। स्टेबिलिटी का रेफरेंस क्या है, मतलब रेफरेंस के तौर पे अगर मैं लूँ यार, मैं किन कंपाउंड से मैं कंपेयर करूँगा, तो रेफरेंस हमारे पास है नोबल गैसेस या ग्रुप 8A। नोबल गैसेस को जब हमने रीड किया तो उन्होंने देखा कि इनका जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन या डुप्लेट रूल जिसको हम कहते हैं, या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। अगर कोई भी एटम इन दोनों में से किसी एक को फॉलो करता है तो वो कंपाउंड हमारे पास स्टेबल हो जाता है। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब नियॉन का देखते हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर कोई कंपाउंड अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन करता है तो वो स्टेबिलिटी को गेन करता है। ये बात हमारे पास हम ये डिस्कस कर चुके हैं। सही। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास फाइनल शेल या लास्ट शेल के अंदर है। सो हमारे पास अगर मैं बात करूं, हमारे पास सबसे पहली चीज़ आ गई बॉन्डिंग क्यों होती है। पहला पॉइंट हमने जो इस बुक से देखा कि बॉन्डिंग जो होती है वो किस लिए होती है, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। रेफरेंस क्या है, हम कैसे कंपेयर करेंगे ये स्टेबल है, तो हम देखते हैं नोबल गैसेस को कि नोबल गैसेस हमारे पास, या जिसका दूसरा नाम है इनर्ट गैसेस। इनर्ट कहते हैं वो चीज़ें जो रिएक्शन ना करें, इनर्ट गैसेस। इसको जब हम स्टडी करते हैं तो हमने देखा कि इनके जो वैलेंस शेल जो कंपेयर है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, नियॉन के वैलेंस शेल में 8, आर्गॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमारे पास कोई कंपाउंड ऑक्टेट रूल यानी कि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है तो वो समहाउ स्टेबल है। अब अगर कोई कंपाउंड हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, जैसे डुप्लेट रूल जो है वो कंप्लीट करता है, तो वो भी स्टेबल है। एक सवाल आता है मिसाल के तौर पे, अगर कोई कंपाउंड 8 इलेक्ट्रॉन करता है तो क्या वो दोबारा वो बॉन्ड बना सकता है, मतलब उस बॉन्ड की, मतलब वो एक मिसाल के तौर पे अगर एक एटम ए है, उसने हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन या एक बॉन्ड बना लिया, तो क्या अब उस बॉन्ड के ब्रेकिंग होने के चांसेस हैं? जी, वो दोबारा वो बॉन्ड ब्रेक भी हो सकता है, वो बॉन्ड किसी और एटम के साथ भी वो बना सकता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो केमिस्ट्री में जो प्रेसिपिटेशंस हैं, इसके अंदर मोस्टली हम देखते हैं या कॉम्प्लेक्सेशन है। आपका से कंपाउंड है EDTA, तो इसके अंदर क्या है कि हमारे पास एक बॉन्ड पहले से बना हुआ होता है, तो हम जो डिज़ायर्ड एटम है, ये जो हमारा जो रिक्वायर्ड एटम है या टारगेट एटम है, उसको हम हिट करते हैं और हम उसको उस जगह पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि हम एक स्पेसिफिक बॉन्ड को हम खुद तोड़ते हैं और उस जगह पर अपने टारगेट एटम को लगाते हैं। बॉन्ड की ब्रेकेज भी पॉसिबल है, लेकिन इसके अंदर कुछ हमारे पास वो कंडीशंस हैं, तो उन कंडीशंस के अंदर अगर हम उसको कंडीशन वो प्रोवाइड करेंगे तो वो बॉन्ड रिवर्स हो जाता है। ये पॉसिबिलिटी है। हमने कहा कि अगर किसी एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, वो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। डुप्लेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में और ऑक्टेट रूल 8 इलेक्ट्रॉन।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एनी एटम। सही, इससे पहले मैं ये बात डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे पास जितना भी बॉन्डिंग के अंदर रोल है इलेक्ट्रॉन के, तो हमारे को जो चीज़ देखनी है वो है वैलेंस शेल देखना है, और वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन को देखना है। एक कॉन्सेप्ट होता है SPDF, ये हमने पढ़ा, सब शेल्स होते हैं। फिर उनका कॉन्सेप्ट हमारे पास यूज़ होता है हाइब्रिडाइजेशन में, लेकिन 9th के लेवल में या बिगनर्स लेवल के अंदर ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इस चीज़ को अभी हम अलग रखेंगे। हमारे पास एक हो गया फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग क्यों होती है और किस तरीके से होती है। हमारे पास जो फॉर्मेशन है वो स्टेबिलिटी को गेन करने से होती है, और उसका जो प्रिंसिपल है वो A और B कंबाइन होते हैं और C बनाते हैं, या A और B कंबाइन होते हैं और A और B लिंक हो जाते हैं। इसके अंदर इस तरीके से बता सकते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन और बॉन्डिंग समहाउ सेम है। सही, केमिकल बॉन्डिंग हमारे पास, हम बुक से लेके जाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस एंड इंटरेक्शन होल्ड द टू एटम टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। किसी भी दो एटम का एक साथ जुड़ना, A और B का A B में कन्वर्ट होना, ये मेरे पास क्या है, केमिकल बॉन्ड। ये जो लिंक हो गया, किस तरीके से जुड़ते हैं, एटम कैन बी जॉइन टुगेदर बाय द लूज गेन और शेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा दो पॉसिबिलिटी, या तो वो इलेक्ट्रॉन को लेगा या देगा परमानेंटली, या वो आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। आयोनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट। आयोनिक बॉन्ड मेरे पास वो है कि जब मेरे पास एक एटम A है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, और वो इलेक्ट्रॉन जो एटम B है उस इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ये मेरे पास कहलाती है आयोनिक बॉन्डिंग। इसको मैं बताता हूँ दोबारा, आयोनिक बॉन्डिंग क्या है, ये इसको मैं कोशिश करता हूँ। आयोनिक बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग के एक एटम A है, सही है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, वो कैटायन में कन्वर्ट होगा। तो वो जो एटम B है उस इलेक्ट्रॉन को जब वो गेन करेगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, वो एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो बॉन्डिंग है ये कहलाती आयोनिक बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन A है, उसका एक इलेक्ट्रॉन है, वो उसको शेयर करेगा एटम B के साथ, तो उसके ज़रिए हमारे पास जो A और B जो मिलके बनाएंगे उसके अंदर, वो हमारे पास करेगी कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट को हम सेम यही है हमारे पास कॉन्सेप्ट, लेकिन इसके अंदर लोन पेयर का इन्फ्लुएंस है, वो हम एग्जाम्पल्स से देखेंगे। आयोनिक बॉन्डिंग के हम एग्जाम्पल देखते हैं। आयोनिक बॉन्ड, सही है। आयोनिक बॉन्ड हमारे पास फॉर्म कैसे होते हैं, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल देखूँ, इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, सही है, मैं ये सही, ये हो गई आयोनिक बॉन्ड। इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड चेंजेस इनटू पॉजिटिव आयन विच इज कॉल्ड एज कैटायन, whereas another atom gain this electron and changes into negative ions called anion. आयोनिक बॉन्ड हमारे पास उस वक्त बनेगा जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जब कभी भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, तो वो हमारे पास कैटायन बनाते हैं, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो एटम हमारे पास इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो हमारे पास बनाता है एनाइन, मतलब नेगेटिव चार्ज में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके पीछे प्रिंसिपल मैंने ये वो बताया था कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा बराबर होती है। अब एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उस कंडीशन में क्या है, उसके पास प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर
यही चीज़ मैं रिवर्स केस में लूँ कि एक एटम भी है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर है, लेकिन अगर वो एक इजाफी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज इजाफी आ जाएगा, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो इस तरीके से वो कैटाइन और एनाइन बनाते हैं। सही है। और ये जब हमारे पास कैटाइन और एनाइन बनते हैं, ये आपस में अट्रैक्शन करते हैं, प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, और ये हमारे पास जो अट्रैक्शन होती है जो चार्जेस की, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास एक बॉन्ड बनता है, प्लस और नेगेटिव कंबाइंड होते, और हमारे पास एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या जिसका दूसरा नाम है आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। ये पैराग्राफ बुक के अंदर बहुत आसान तरीके से दिया हुआ है। सही है। मोस्टली क्या देखा जाता है कि हमारे पास जो मोस्टली आयोनिक कंपाउंड है वो ग्रुप 1 और ग्रुप 4 ग्रुप 7 वाले बनाते हैं। या अगर मैं इसकी बात करूं, ग्रुप 1 के अंदर हमारे पास मेटल्स हैं, ग्रुप 7 के अंदर भी हमारे पास मेटल्स हैं। सो हमारे पास ग्रुप 1 और ग्रुप 7 के कंपाउंड आयोनिक बॉन्डिंग करते हैं, या ग्रुप 2 और ग्रुप 7 के कंपाउंड हमारे पास आयोनिक बॉन्डिंग करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने ये अभी जो एग्जाम्पल लेंगे, मैंने जो बात की है आयोनिक बॉन्डिंग की, वो ये है कि मैंने कहा एक कंपाउंड है ए, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, A+। ज़ाहिर सी बात है क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन की तादाद में। एक कंपाउंड है बी, जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की तादाद है ज़्यादा होगी तो वो आ जाएगा B-। इन दोनों चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन होगी। इस अट्रैक्शन की वजह से हमारे पास एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रो का मतलब है चार्जेस, वैलेंट जो इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से बना है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, द रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोराइड। सोडियम और क्लोरीन का, देखो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो आपका है 11 और क्लोरीन का है 17। उस सिनेरियो पे सोडियम चाहेगा उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो और इसके पास हो 18 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं उस रूल के हिसाब से जाऊँ, सोडियम 18 इलेक्ट्रॉन तो नहीं कर सकता, नेक्स्ट उसके शेल में 8। सो ये इसकी मतलब समझ लो इसका टारगेट है। सोडियम क्या करेगा, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा, सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो इसका कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। सो क्लोरीन क्या करेगा, जिसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बना लेगा, क्लोरीन। इसके अंदर कितने होंगे 18। एनाइन में इन दोनों के दरमियान फिर जो चार्जेस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, इससे हमारे पास बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। सही है। तो ये हमारे पास कहलाता है आयोनिक बॉन्ड। बुक के अंदर इसकी बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल दी हुई है। इसको मैं अगर यहाँ पर भी मैं समझाऊँ, एक मैंने बनाया सोडियम, सोडियम के पहले शेल में मैंने बना दिए 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने 11 हैं। दूसरे शेल में मैंने बना दिए 2, 4, 6, 8 और ये 10 हो गया और 1 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम चाहेगा कि मैं इसको कन्वर्ट हो जाऊं, यहाँ पर बना दिए 2, वो चाहेगा ये इसका ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए। सही है, ताकि इसके जो वैलेंस शेल में 8 आ जाए। क्लोरीन क्या चाहेगा, क्लोरीन के पहले शेल में है 2, दूसरे शेल में है, इसका एटॉमिक नंबर है 17, दूसरे शेल में हो गए 8 और 2 10 हो गए और इसमें होंगे 7, 2, 4, 2, 6 और 1 7।
क्लोरीन चाहेगा कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए और इसके 8 हो जाए, तो ये 18 में ये कन्वर्ट हो जाए, ये 2 इधर हो गया, फिर ये 2 2 2 2। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ये एग्जाम्पल को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपके पास इसके मार्क्स होते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बॉन्ड्स की लाजमी आनी चाहिए। तो इस तरीके से उसने क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने ऊपर एक नेगेटिव चार्ज किया, लेकिन अपने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट कर लिया। सो ये हमारे पास जो बॉन्डिंग है कहलाती है आयोनिक बॉन्ड। हमारे पास ये जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन ने ले लिया और क्लोरीन के पास चला गया, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है जिसने इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर नेगेटिव। फिर इसके दरम्यान जो अट्रैक्शन हुई इसके ज़रिए में हमारे पास क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। सही है, इस तरीके से हम ये दिखाते हैं। ये अब एक कंपाउंड बन गया, कंपाउंड या मॉलिक्यूल बन गया। सही है। सेम अगर मैं इसकी एग्जांपल लेता हूँ, मैं इसके अंदर जाता हूँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। सो ऑक्सीजन, अगर मैं मैग्नीशियम का 12 है तो मैग्नीशियम का अगर मैं फर्स्ट शेल में मेरे पास है 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8। अब इसके पास जो तीसरा शेल है उसके अंदर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब वो कोशिश करेगा मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लूँ। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, वो 2 इलेक्ट्रॉन निकालें। अब ऑक्सीजन के जो वैलेंस शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, तो वो कोशिश करेगा कि यार मैं कहीं से ना 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लूँ, यानी कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो मैग्नीशियम बन जाएगा +2। उसका 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो उसके बाद 2 प्रोटॉन की तरफ जाते हैं, और ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर आ जाएगा -2। तो इस तरह इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन होके ये बनाएगा MgO। तो इसका मतलब है ये जो इसका एक शेल था जिसके 2 इलेक्ट्रॉन थे वो हमारे पास ऑक्सीजन ने यहाँ पर गेन कर लिए। तो इस तरीके से हमारे पास बॉन्ड बना मैग्नीशियम ऑक्साइड का। सही है। अब हमारे पास जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, दोनों हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बने। तो याद रखें आयोनिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। अब कोई पूछ सकता है कि स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी, मतलब दोनों हमारे पास आयोनिक बॉन्ड है, तो स्ट्रेंथ जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वो डोनेट करेगा उतना पावरफुल बॉन्ड होगा। तो एक कंडीशन में हमारे पास बना है NaCl, दूसरे में बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके अंदर हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसमें हमारे पास बताओ कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। जितने ज़्यादा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा उतना ज़्यादा वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ये हमारे पास है आयोनिक बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग के अंदर क्या होगा उसकी अगर मैं थ्योरी बताऊं, उसमें हमारे पास शेयरिंग होगी। अच्छा, ये लाइन यहाँ मेंशन होनी चाहिए, the ionic bonding between magnesium and oxygen is stronger than the ionic bonding between the sodium and chlorine because the greater charge on the ion. Magnesium oxide has the higher melting point due to the presence of ionic bond. जितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा शेयर होंगे उतनी ज़्यादा हमारे पास ये जो है इसकी स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होगा। ये आपने ये खुद पढ़ने हैं। ये जो हमारे पास जो फैक्ट्स बॉक्स होते हैं इसको काइंडली रीड किया करें, इसमें से भी आपके पास MCQs आते हैं। तो आप अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ना चाहें तो आपके पास ये ज़रूर है। लेकिन इसके अंदर एक बात की हुई कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन दे तो ट्राईवैलेंट होते हैं, यानी कि या तो +3 या -3 के केस में कि 2 इलेक्ट्रॉन हो तो डाईवैलेंट होते हैं। ग्रुप 1A के हमारे पास जो होते हैं वो सिंगल +1 चार्ज होता है, ग्रुप 2 का हमारे पास +2 चार्ज होता है, ग्रुप 3 का हमारे पास +3 चार्ज होता है। तो डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करते हैं, कितने लूज करते हैं। सही है। कोवैलेंट बॉन्ड नेक्स्ट टॉपिक है, इसी टॉपिक का कोवैलेंट बॉन्ड। को का मतलब क्या है, दोनों, बोथ, दोनों एटम। वैलेंट अपने वैलेंस शेल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो बॉन्ड बनाएंगे वो कहलाएगा कोवैलेंट बॉन्ड।
इलेक्ट्रॉन आर नो अच्छा इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आर नॉट गेन और लूज बाय एन एटम। इसमें गेन और लूज नहीं करेगा जैसे हमारे पास आयोनिक में करता था। आयोनिक बॉन्ड बाय गेनिंग एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं, लेकिन अ कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। अगर दोनों एटम अपने इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर करें, टाइम टू टाइम रखें, तो वो हमारे पास कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, 1 2 3। एक केस के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन, जिसकी एग्जांपल है हाइड्रोजन के पास होता है एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास भी दूसरा हाइड्रोजन के साथ शेयर करें तो दोनों के पास हमारे पास बनता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये इस तरीके से दोनों के पास ये शेयर करके हमारे पास बन गया सिंगल। डबल में क्या है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करें। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर मैं HCl का बनाऊं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के पास 17, तो ये अपने लास्ट शेल को पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन और ये इसका इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेगा। इसकी एग्जांपल देंगे। ट्रिपल में क्या है कि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करें, जैसे नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये आपस में शेयर करके हमारे पास ये बना लेगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो सिंगल बार लाइन से, अगर सिंगल है तो सिंगल है, डबल है तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल है तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सही है। अब हम इन तीनों की एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास ये बनता है। सबसे पहली एग्जाम्पल सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल के अंदर मैं एग्जाम्पल दूँ कि अगर मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है, ये उसका 1 इलेक्ट्रॉन है, एक और हाइड्रोजन एटम है उसका ये इलेक्ट्रॉन है। देखो जब कभी भी आप बॉन्ड बनाओगे तो पहले एटम का आप जो इलेक्ट्रॉन शो करोगे वो डॉट से कर सकते हो और दूसरे का क्रॉस से, या पहले का क्रॉस से शो कर सकते हो दूसरे का डॉट से, क्योंकि इससे हमारे को आइडिया होता है कि ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एटम का और ये सेकंड का, तो आपने अलग रखना है। ऐसा नहीं होना कि दोनों के इलेक्ट्रॉन को आपने सिंपल ये दिखाना है। देखो जब एटम 2 डिफरेंट हैं तो आपके पास बॉन्डिंग की रिप्रेजेंटेशन भी इलेक्ट्रॉन की अलग अलग होगी। तो ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, ये किसका इलेक्ट्रॉन है, तो इस केस में क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाएंगे तो ये क्या होगा, हमारे पास इन दोनों का 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक इसका और एक इसका। लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये दोनों के वैलेंस शेल के अंदर ये रिवॉल्व करेंगे, रोटेट करेंगे, जिससे वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इस तरीके से ये रोटेशन में रहेंगे, या यूँ हमारे पास अगर इसकी जो रोटेशन बनती है उस हिसाब से ये रोटेशन में रहते हैं, तो ये कहलाता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल में क्या हो सकता है, सही है। सिंगल की एक और एग्जांपल लेता हूँ। आपके पास एक HCl कंपाउंड है, Cl में कितने, Cl में आपके पास पहले 17 इलेक्ट्रॉन है टोटल, सही है, और इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसके हमारे पास ये 2 2 4 2 6 2 8 और ये क्या कहला, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्लोरीन में, जैसे हमारे पास एंड में। अब लेकिन अगर ये इसका और ये दोनों आपस में अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो ये हमारे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे मैं ये बनाता हूँ Cl का 1 2 3, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे 2 3 4 5 6 और ये इसके अंदर के 8 पूरे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, एटॉमिक नंबर जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है। तो अब ये जो है इसके पास भी हाइड्रोजन का 1 आने के से 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, और इसके पास क्लोरीन का 1 शेयर होने के से इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये इलेक्ट्रॉन तो रोटेशन में रहेंगे, लेकिन अब उसके पास डुप्लेट रूल इसका कंप्लीट हो गया और इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे पास कहलाते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम लिखते हैं HCl, इस तरीके से भी शो करते हैं, या हम सिंपल इस तरीके से भी HCl लिख देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ तो ये क्या बनाया, H2। इसको रिप्रेजेंट अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ मैं कैसे लिखूँगा, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो ये मेरे पास बन गया
मैं ये लिख सकता हूँ या फिर मैं लिख सकता हूँ H2, और जो मेरे पास ये बना इसकी मैं इक्वेशन लिखता हूँ हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो ये मेरे पास क्या बन गया HCl, या फिर मैं इसको सिंपल HCl भी लिख सकता हूँ। ये हो गया मेरे पास सिंगल फॉर्मेशन। हमारे पास HCl की भी बता दी कि HCl, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं ये SN में। तो ये CH4 की डबल कोवैलेंट बॉन्ड। जब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो वो कहलाता है डबल। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ डबल की, सही है, चीज़ें बहुत आसान है। डबल में क्या है, हमारे पास एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 8, मतलब उसके पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसका कम है। अगर मेरे पास 2 ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये बनाता है O2, लेकिन दिखते कैसे, मैं एक ऑक्सीजन बनाता हूँ, दूसरा ऑक्सीजन बनाता हूँ, इसके मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 2 4 2 6, यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 है ये इसके। अब ये क्या होगा, ये हमारे पास ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आपस में शेयर होंगे और ये इस तरीके से होंगे। ये अगर मैं दिखाऊं, सही है, सही है, ये इसके 2 ये रहे, ये 2 और इसके 2, फिर ये 4 6 8, ये ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये हो गया 2 2 4, इसके 2, सही। तो इसके ये टोटल इसके इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसके भी कितने 8। लेकिन जब ये दो इन्होंने आपस में शेयर किया तो इसके 2 आने के से ये कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और सेम इसी तरह इसके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। हमारे पास जो फर्स्ट शेल है के शेल में तो दोनों के 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो वैलेंस शेल है एल शेल है उसमें इनके 6 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब दूसरे ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो उससे भी उसके 8 पूरे हो गए। तो ये हमारे पास है ऑक्सीजन की एग्जाम्पल। सेम इसी तरीके से इन्होंने दिखाया कि ऑक्सीजन का आमतौर पर हम वैलेंस शेल को हम वो ड्रॉ करते हैं। तो वैलेंस शेल में इसके कितने थे 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी कितने 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर ये 2 और ये 2 शेयर हो जाएं तो ये हमारे पास कितने हो गए 2 2 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, इसके 4 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास कहलाता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। सही है, इसकी ये एग्जाम्पल ऑक्सीजन की, इसकी भी सेम यही है कि कार्बन और कार्बन का भी हमारे पास डबल कोवैलेंट बॉन्ड है। जैसे कार्बन के पास 4 एटॉमिक नंबर है 6, तो इसका मतलब इसके पहले शेल में कितने होते हैं, कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 2 4। अब इसने जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर किया हुआ है हाइड्रोजन के साथ, तो इसके पास कितने हो गए, तो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, तो 4 ये हो गए, 2 ये, तो फिर इसने ये 2 एक नेक्स्ट कार्बन से शेयर करके इसको 2 मिला के 8 कर लिए। तो ये हमारे पास कहलाते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल के अगर हम बात करें, वो मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन है, सही है, ट्रिपल की बात करते हैं, पर नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर है 7। अगर मैं इसका वैलेंस शेल में, इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके वैलेंस शेल में जो सेकंड शेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन है, सही है। मैं 2 नाइट्रोजन लेता हूँ, मैं उसका वैलेंस शेल अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सही है। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने 5 5 है, ये 2 2 4 और 1 5, ये 2 4 और 1 5। तो इसका बॉन्ड कैसे बनता है, अगर मैं इसको दिखा सकूं, ये अब ये 2 इधर रखो, इसके 2 इधर, 1 2 3 4 5 6, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा 3, ये तो टोटल कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में भी हैं प्लस 2 ये, तो इसने कितने कर लिए 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके ये और 6 ये आ जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये हमारे पास रोटेशन में रहेंगे, ये पहला एक चक्कर यहाँ घूमेंगे, एक चक्कर यहाँ घूमेंगे, एक चक्कर यहाँ घूमेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास बनेगा ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये हमारे पास हैं 3 टाइप्स के। अब पोलर और नॉन पोलर का मतलब क्या है, अगर मेरे पास कोई कंपाउंड सिमिलर बॉन्ड हो, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का, तो ये तो हमारे पास क्या है, इनकी जो चार्जेस हैं वो सेम होते हैं,
लेकिन अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड किसी डिफरेंट एटम से बने जो हमारे पास उसके मुकाबले में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब इसका चार्ज ज़्यादा हो, तो ये हमारे पास कहलाते हैं पोलर बॉन्ड। और अगर सिमिलर एटम के बने वो कहलाते हैं नॉन पोलर। जैसे ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, बट ये हमारे पास पोलर है। अगर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन क्या है, वो नॉन पोलर है। अगर हाइड्रोजन और वाटर का, अमोनिया और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मतलब डिफरेंट बॉन्ड हो, अगर मैं पोलर और उसका बस जो कॉन्सेप्ट है इसमें डिफरेंट एटम होते हैं, सही है, और इसमें हमारे पास सेम एटम होते हैं। सेम एटम की एग्जांपल मैंने दी, हाइड्रोजन, अभी हमने ऑक्सीजन का बनाया, अभी हमने नाइट्रोजन का बनाया, सही है। डिफरेंट एटम का हो सकता है, NaCl हो सकता है, वाटर हो सकता है। तो इस तरीके से आपके पास पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट का मतलब तो आपको पता है, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। इसकी एग्जांपल समझो, मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया NH3 के साथ, नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया 3 हाइड्रोजन के साथ। इसको समझो, नाइट्रोजन ने एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन के साथ। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में है हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इसके अलग हो गए, 1 2। अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन कम है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। वो 3 हाइड्रोजन से उसने हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, सही है। ये तो मसला नहीं है, ये बन गया NH3। लेकिन इसके ये जो 2 लोन पेयर हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इजाफी हैं, ये क्या करेंगे, किसी दूसरे एटम के ऊपर इन्फ्लुएंस, असरअंदाज होंगे, सही है। असरअंदाज होके वो वहाँ से, मिसाल के तौर पे अगर मैं एक बात करूँ, एक मेरे पास HCl है, HCl का हमारे पास बॉन्ड क्या है, एक हाइड्रोजन का होता है और एक क्लोरीन का। तो अगर क्लोरीन हाइड्रोजन का एटम लेके चला जाए, इलेक्ट्रॉन लेके Cl अलग हो जाए, तो ये जो हाइड्रोजन है ये नाइट्रोजन के इस लोन पेयर से अट्रैक्ट होगा। तो ये इन्फ्लुएंस या असरअंदाज कहलाता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। इसको कैसे लिखें? The reaction between ammonia and hydrogen chloride involve the formation of dative bond between nitrogen atom containing lone pairs H plus ion from the HCl. When ammonia react with hydrogen ion in an aqueous solution of an acid, the hydrogen ion is attracted toward the lone pair. क्या हुआ सीन? NH3 था, ये तो सब बातें आपका सेम थी इसने, और ये इसके ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, और 2 ये। लेकिन जो हमारे पास HCl का जो बॉन्ड था, ये इसका ये था और इसका ये, तो इसने इसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया, Cl नेगेटिव बन गया, इलेक्ट्रॉन निकल। अब ये H प्लस चार्ज है, तो ये जो है इसके लोन पेयर पे जब अट्रैक्ट होगा, ये कहलाएगा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, सही है। ये H3 आयन भी बनाता है, तो ये हमारे पास है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमने 3 टाइप्स पढ़ी, हमने जो टाइप्स देखी हैं, हमने अभी तक जो हमने टाइप्स को डिस्कस किया, इसके अंदर हमने, मैं बात करूं, आयोनिक बॉन्डिंग को डिस्कस किया। वो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली लॉस कर दें, वो बॉन्ड हमारे पास होते हैं आयोनिक बॉन्ड। सेकेंड टाइम पढ़ी कोवैलेंट बॉन्ड, इसके अंदर क्या क्या हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग है, वो दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं। और इसके अंदर जो फर्दर टाइप थी सिंगल, डबल और ट्रिपल, सही है। जो सिंगल होगा वो हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, जो डबल होगा वो 2 को, और जो ट्रिपल होगा वो 3 को। आपको ये पूछता है यार इसमें से बताओ कौन से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो जिसमें जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे या जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सही। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड क्या है कि हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड एक बना हुआ है नाइट्रोजन, जैसे अमोनिया के केस में नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ एक अपना कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, लेकिन उसके जो 2 लोन पेयर हैं, किसी भी कंपाउंड के जो लोन पेयर हैं, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो दूसरे कंपाउंड को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो हमारे पास कहलाता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, सही है। फिर हमने पढ़ा पोलर और नॉन पोलर। अगर कोई सिमिलर
एटम के दरमियान बॉन्ड बने वो कहलाते हैं नॉन पोलर, क्योंकि दोनों एटम सेम है तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अगर एटम दो डिफरेंट एटम है जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास ज़्यादा चार्ज होता है तो ये कहलाते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर आमतौर पे सॉल्युबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो ये हम सॉल्यूशंस के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट हमने कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर। सही है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में हमारे पास जो होता है, मिसाल के तौर पे ये जैसे मैंने बात की है, एक चीज़ बताना भूल गया, मैं इसको दोबारा डिस्कस करता हूँ। ये तो जो ये हाइड्रोजन है, ये जब ये जो एरो से हम इसके बॉन्ड को शो करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो हमारे पास सिंगल ये से शो होता था, लेकिन जो कोऑर्डिनेट है वो हम एरो से शो करते हैं रिएक्शन वाले। तो ये बताता है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट को बॉन्ड बना हुआ है। सही है, द एटम दैट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड अ डोनर। तो इस कंडीशन में डोनर क्या हो गया, ये डोनर है NH3। NH3 क्या हुआ, डोनर हुआ, ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। और हाइड्रोजन जो है ये क्या हो गया, एक्सेप्टर हो गया। इसलिए हाइड्रोजन पे ये एरो इधर दिखा रहा होता है NH3 पे। सही है, ये एक चीज़ है हमारे पास। सही है, मेटेलिक बॉन्ड्स हमारे पास क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं इसके अंदर हमारे पास मेटल्स जो होते हैं वो डिफरेंट, हमारे पास उसके पास स्पेसिस के अंदर ना मेटल्स जो होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा एटम्स, समझ लो कि एक मेटल की रॉड है। ठीक है, उसके एटम के अंदर, मेटल के अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, डी लोकलाइज और मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही है, अब जो हमारे पास जो मेटल का एटम है और उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, इनके दरमियान जो हमारे पास बॉन्ड बनता है वो कहलाता है मेटेलिक बॉन्ड। ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते, मतलब मेटेलिक बॉन्ड इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे को पता है कि मेटल के दरमियान कुछ हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसके दरमियान जो हमारे पास हैं, जो हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हमारे पास कहलाती हैं मेटेलिक बॉन्ड। अच्छा, इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंट्रा कहते हैं किसी भी सेम मॉलिक्यूल के दरमियान, जैसे अगर मैं बात करता हूँ HCl एक मॉलिक्यूल है, तो HCl और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग होता है बनिस्बतन। अगर मेरे पास HCl एक यहाँ पर है, मिसाल के तौर पे मैं इंट्रा का बताता हूँ, आपके पास एक HCl है, सिर्फ एक तो नहीं होगा ना, सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा HCl है। सही है, सही है। ऐसे इंट्रा क्या है, उस एटम के अंदर या उस मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो कहलाता है इंट्रा, और इंटर इनका आपस में, मतलब ये, तो हमारे पास जो इंट्रा मॉलिक्यूलर है वो बॉन्डिंग होती है, जैसे कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इंटर मॉलिक्यूलर भी अट्रैक्शन फोर्सेस होती है। मिसाल के तौर पे ये हाइड्रोजन जो इसके साथ बॉन्ड है ये इस पर भी थोड़ा सा असरअंदाज होगा, या ये क्लोरीन उसको भी अट्रैक्ट करेगा या इसको भी अट्रैक्ट करेगा, तो ये कहलाती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक्स होती हैं, जैसे हमारे पास लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो चार्जेस आ जाते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया था, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन में जो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। इसी तरह अगर एक और HCl का मॉलिक्यूल है तो उसके ऊपर नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, तो इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये कहलाती है डायपोल फोर्सेस। जो चार्जेस के दरमियान की इंटरेक्शन है या अट्रैक्शन है वो कहलाती है डायपोल फोर्सेस। इसी तरीके से हमारे पास जो होगा पानी का मॉलिक्यूल है, जो मैंने डिस्कस किया, पानी का जो मॉलिक्यूल होता है, इसके अंदर इसकी डायग्राम दिया होगा। मिसाल के तौर पे अगर एक पानी है H2O फॉर एग्जांपल, पानी का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन है, ये साथ में क्या है, हाइड्रोजन है, और साथ में लोन पेयर है। तो हमारे पास एक सिस्टम में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन होते हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज का पॉजिटिव, तो ये आपस में भी अट्रैक्ट है, इंटर मॉलिक्यूलर है। लेकिन ये ऑक्सीजन जो है ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी अट्रैक्ट होता है, ये कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब हाइड्रोजन दूसरी किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या हायर
जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एटम है उससे जब वो रिएक्ट करता है या उससे जो अट्रैक्ट होता है वो हमारे पास कहलाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ग्रुप 6 वाले हमारे पास या ग्रुप 7 वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं क्योंकि उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। कैसे याद आया, देखो जब मैंने कहा था हम लेफ़्ट टू राइट हम जाएंगे तो हमारे पास एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है पीरियड में, लेकिन हमारे जो एनर्जी है वो बढ़ती है। तो ग्रुप 7 में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि ग्रुप 8 में भी तो है, लेकिन ग्रुप 8 क्या है, नोबल गैसेस, वो रिएक्शन नहीं करती। तो इस नए सिनेरियो की बेसिस पे आपके पास डिफरेंट ये बॉन्डिंग्स की टाइप्स होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आप इसको खुद आप रीड कर सकते हैं। अच्छा, नेचर ऑफ बॉन्डिंग या प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती है, जो आयोनिक बॉन्डिंग होते हैं क्रिस्टल्स बनाते हैं। और क्रिस्टल्स का क्या होता है कि क्रिस्टल्स के हमारे पास आमतौर पे जो क्रिस्टल होते हैं जैसे चीनी वगैरह या नमक, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये लैटिस क्रिस्टल बनाते हैं जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। कोवैलेंट बॉन्ड आमतौर पे इतने क्रिस्टल नहीं बनाते हैं, बट समहाउ इनके जो क्रिस्टल है वो लैटिस की फॉर्म में नहीं होते, मतलब इनके, अगर मैं इसका क्रिस्टल की बात करूँ, पूरा एक लेयर फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल जैम पैक क्रिस्टल होते हैं। कोवैलेंट के भी क्रिस्टल हैं लेकिन वो इनके इतनी वो मज़ेदार नहीं होते, स्ट्रॉन्ग नहीं होते। पोलर और नॉन पोलर, पोलर हमारे पास वो कंपाउंड होते हैं जो मिसाल के तौर पे जो पानी में हल हो जाए, जो वाटर में सॉल्युबलाइज हो, उसको हम पोलर कहते हैं। और नॉन पोलर वो होते हैं जो पानी में डिज़ोल्व ना हो। फॉर एग्जांपल जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं फिर वो डिज़ोल्व किस में होते हैं, वो ऑयल या पेट्रोल, ऑर्गेनिक के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। पोलर कंपाउंड जो पानी में डिज़ोल्व हो, नॉन पोलर जो पानी में डिज़ोल्व ना हो, पर नॉन पोलर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिज़ोल्व होते हैं। पेट्रोल में भी यहाँ हो जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक द बेंजीन वगैरह, सही है। मेटल्स का आपको पता है, मेटल्स आपके पास क्या होते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मेटल्स डेंस होते हैं जैसे लोहे वगैरह। और ये जस्ट आपने गो थ्रू करना है, इसमें रीडिंग है। सो ये हमारा था बॉन्डिंग का चैप्टर। अच्छा, बॉन्डिंग के चैप्टर के अंदर जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था, हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग थी जो हमने बिल्कुल मेरा ख्याल है हमने डिस्कस की बुक के रेफरेंस से भी, और हमने कोशिश की कि इसको हम जनरल ओवरव्यू में भी वो डिस्कस करें। तो बॉन्डिंग के चैप्टर को आप एक बार सबसे पहले आप बुक से रीड करें, और बुक से रीड करने के बाद आपने ये लेक्चर सुनने, देन अगेन फिर आप बुक से रीड करें। यार लेक्चर सुनते हुए आप बुक को सामने रखें और फिर आप सुकून से इसको आप ये उसके साथ साथ ही वो रीड करें। बॉन्डिंग का चैप्टर हमारे पास आसान है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिसिटी के चैप्टर अगर समझ आते हैं तो बॉन्डिंग का चैप्टर भी हमारे पास समहाउ सेम है। तो आपने देखा होगा जो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो सबसे ज़्यादा वो डिटेल रहा है, और चैप्टर नंबर 2 के अंदर वो डिटेल आहिस्ता आहिस्ता कम होती ही रही है। तो हमारे पास मेन चीज़ थी हमने कॉन्सेप्ट बनाना, तो हमने चैप्टर नंबर 1 तो हाँ हमने कवर अप कर लिया हमने, लेकिन चैप्टर नंबर 2 फिर हमने देखा, फिर 3 और 4। बॉन्डिंग के अंदर मैं फिर इस चैप्टर की मैं रिवीजन कर देता हूँ क्योंकि रिवीजन कराना बेहद ज़रूरी है। सो रिवीजन कराता हूँ। हमने स्टार्ट किया था, इसको मैं दोबारा इस पर स्टार्ट से हम लेके चलते हैं रिवीजन। लोडिंग ले रहा है, इसको लीव कर देते हैं। ये हमारे पास है बॉन्डिंग का चैप्टर। अब मैं इसको दोबारा मार्कर चेंज कर लेता हूँ, कलर, सही है। हमने केमिकल बॉन्डिंग को वो डिस्कस किया। हमने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर देखा क्या केमिकल बॉन्डिंग आखिर होती क्यों है। केमिकल रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स के दरमियान जो बॉन्डिंग है वो हमारे पास कहलाती है केमिकल बॉन्डिंग। एलिमेंट्स के दरमियान हमने फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड देखी, टाइप्स ऑफ बॉन्ड देखिए, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस देखी और नेचर्स को डिस्कस किया। हमारा सबसे पहला सवाल था कि आखिर हमारे पास जो बॉन्डिंग है वो होती क्यों, वाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। उसका जवाब था स्टेबिलिटी के लिए। ये लाइन यहाँ पर मेंशन भी है कि वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए,
एनर्जी के सेंस में रेफरेंस क्या है, हमें कैसे पता चलता है कि यार ये कंपाउंड स्टेबल है। तो जब हमने देखा जो ग्रुप 8 के एलिमेंट हैं, ग्रुप 8A के जो नोबल गैसेस हैं, तो वो क्या करते हैं, वो डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। मैं यानी कि उनके आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से वो आमतौर पर जिनकी स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर हीलियम का केस है, नियॉन का केस है, आर्गोन का केस है, क्रिप्टॉन, जेनॉन, इन सब के वैलेंस शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन है। और हीलियम हमारे पास एक्सेप्शन है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सही, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। फिर हमने देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, जैसे अगर एक सोडियम है, उसके पास 3 शेल है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। जो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है वो कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सही है। हमने फिर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड पढ़ा कि जब 2 एटम ए और बी कंबाइन होते हैं तो एक नया या एक बॉन्ड इनके दरमियान बनता है ए बी। तो ये हमारे पास होता है बॉन्ड की टाइप क्या होती है, 3 टाइप्स हैं, आयोनिक, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट। आयोनिक बॉन्ड जब इलेक्ट्रॉन, कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करे। कोवैलेंट क्या होता है, कोई इलेक्ट्रॉन को शेयर करे। कोऑर्डिनेट क्या है कि हमारे पास लोन पेयर जो होते हैं, लोन पेयर किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर हैं उनके दरमियान हमारे पास अट्रैक्शन हो। इसके अंदर हमारे पास डोनर और एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट है। डोनर वो जो लोन पेयर देता है, डोनर वो जो लोन पेयर देगा, एक्सेप्टर वो जो लोन पेयर लेगा। आयोनिक बॉन्ड हमने पढ़ा, ये हमारे पास कैसे बनते हैं, एटम के इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करने की वजह से ये वो बनते हैं। इसके अंदर क्या होता है, अगर एक सोडियम है वो जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो कन्वर्ट होता है सोडियम प्लस में। ये जैसे अगर ये सोडियम है, सोडियम प्लस में कन्वर्ट हुआ, प्लस इलेक्ट्रॉन लूज किया। क्लोरीन ने यही इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेगा तो क्या बना, क्लोरीन नेगेटिव। तो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है इनकी अट्रैक्शन की वजह से, इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड, ये बात हमारे पास बुक में भी वो मेंशन है। ये हमारे पास ये रही कॉर्डलेस आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सही, अगर एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो उसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी कंपेयर टू 2 इलेक्ट्रॉन की जो 2 को शेयर करेगा। इसको हम डायग्राम के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं कि ये सोडियम ने दिया और इस तरीके से बना। सही है। सेकेंड है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, उसके ऊपर चार्ज आगे +2 और 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। सेम ऑक्सीजन ने उसके 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उसके ऊपर आ गया -2। तो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा ये भी हमारे पास आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है। सही है, ये हमारे पास थी आयोनिक बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग ये हमारे पास बनती है शेयरिंग की वजह से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लाइन से, अगर सिंगल हो डबल लाइन से, अगर डबल हो और अगर ट्रिपल है तो ट्रिपल लाइन से। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, अगर डबल इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो ट्रिपल। सिंगल की एग्जांपल थी हमने पढ़ी थी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन है, इसका ये इलेक्ट्रॉन है, इसका ये, तो इन दोनों ने जब शेयर किया तो हमारे पास जो बन गया ये इस तरीके से, ये बन गया सिंगल कोवैलेंट। डबल के अंदर हमने बात की, अच्छा सिंगल के अंदर ये HCl का भी हो सकता है, ये भी आप देख लो कि HCl का कैसे बना। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे। सही है, 7 इलेक्ट्रॉन थे तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन अपना इसके साथ शेयर कर लिया इस तरीके से। ऑक्सीजन का, अगर ऑक्सीजन के साथ बनाए, ये हमारे पास है डबल के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस में 6 हैं, दूसरे ऑक्सीजन के पास कितने, 6 हैं। ये दोनों आपस में अगर शेयर करते हैं 2-2 इलेक्ट्रॉन तो ये हमारे पास बनता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ये इसको ऐसे लिखते हैं ऑक्सीजन, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं O2। ट्रिपल के अंदर क्या है, नाइट्रोजन के साथ शेयर करना और उसके बाद 2-2 लोन पेयर फिर वो लग रहते हैं। जैसे हमारे पास ये नाइट्रोजन ने अपनी 3 इसको, ये 3 इनको शेयर किया और ये इस तरीके से बन गया आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। आपका कोवैलेंट बॉन्ड पोलर और नॉन पोलर होते हैं। अगर सिमिलर
एटम के दरमियान बने तो वो हमारे पास होती है नॉन पोलर, सेम एलिमेंट के दरमियान, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का, या हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का। जो 3 बनते हैं इसके 2 बनते हैं, इसका 1 बनता है, इसके 2 बनते हैं और इसके 3। अगर डिफरेंट एटम के दरमियान बने, मिसाल के तौर पे HCl, तो ये कहलाते हैं पोलर। पोलर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब एक डिफरेंट एटम के साथ है। नॉन पोलर ये हमारे पास ही है। नॉन पोलर वो होते हैं जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, पोलर वो होते हैं जो पानी में डिज़ोल्व होते हैं। ये हमारे पास एक चीज़ है। फिर हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक डोनर होता है, एक्सेप्टर। डोनर जो इलेक्ट्रॉन पेयर को देता है। इस केस में हमने NH3 को देखा कि NH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर था, वो उसने एक हाइड्रोजन को दे दिया जो HCl वाला था। ये एग्जाम्पल समझिए, NH3 है, इसने HCl वाले है हाइड्रोजन को इसने अपना लोन पेयर शेयर कर दिया। ये कहलाता है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड हमारे पास मेटल्स के पास बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो मेटल्स के आयन की अट्रैक्शन है वो कहलाती है मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। मोस्टली वो वैसे भी है, बट इसका हमारे पास यूज़ है। इसके बाद हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। हमारे पास अगर HCl एक कंपाउंड है, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड है ये कहलाता है इंट्रा मतलब एक कंपाउंड के अंदर। लेकिन अगर एक HCl का दूसरे HCl के ऊपर, मिसाल के तौर पर ये एक HCl ये है, इसके हाइड्रोजन का दूसरे के क्लोरीन पे जो असर है ये कहलाता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इसके अंदर हमारे पास डायपोल फोर्सेस होती हैं। डायपोल मतलब चार्जेस के बेस में। मिसाल के तौर पे एक HCl है, इसके ऊपर नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव, और एक और HCl है जिसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव। तो इसके पॉजिटिव और इसका जो अट्रैक्शन है ये कहलाता है डायपोल। सेम इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि अगर हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है, इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, इस पे आता है नेगेटिव, तो ये दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अगर मैं बात करूँ, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन का इसके साथ जो अट्रैक्शन है या इसका इसके साथ, दूसरे के साथ, ये कहलाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद हमारे पास नेचर ऑफ बॉन्डिंग है। जो आयोनिक कंपाउंड है वो होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल होता है। ये जस्ट आपने गो थ्रू करना, ये रटाई बातें। और कोवैलेंट बॉन्ड का हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट है कंपेयर टू द आयोनिक बॉन्ड वो कम होता है। पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं? पोलर वो जो पानी के अंदर हल हो, और नॉन पोलर वो जो पानी में हल ना हो। नॉन पोलर हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि पेट्रोल, एसीटोन, केरोसिन, इसके अंदर जो ये वो डिज़ोल्व होते हैं। मेटल्स की आपको प्रॉपर्टीज़ को पता हो, मेटल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है XYZ, और ये आपके पास ये डिफरेंट है। ये केस स्टडी दी हुई है, ये रीज़न आती है। एक्सप्लेन हाउ एयरक्राफ्ट, कार, ट्रक्स बोथ पार्ट आर पार्शियली हेल्ड टुगेदर बाय इपॉक्सी। इपॉक्सी क्या होता है? इपॉक्सी में बस बॉन्ड बनाते हैं उसके साथ, सही है। इपॉक्सी हमारे पास बॉन्ड बना देता है वो जो भी मेटल की सरफेस है ना उसके साथ, गोंद की तरह। तो ये हमारे पास रीज़न है। इसको आप गो थ्रू करें, इसको रीड करें, इसकी समरी पढ़ें। और इसके अंदर हमारे पास एन एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक बॉन्ड इज NaCl, द इंट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये आपको पता होना चाहिए, किताब की लाइनें। द 2 फ्लोरीन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन विच इज अदर टू अचीव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 फ्लोरीन। किसके बराबर करेगा? नियॉन के बराबर। फ्लोरीन जो है इसके पास होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी होते हैं 9, लेकिन ये अपने जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे एक एक, तो ये क्या होंगे? ये शेयर करने के बाद 10-10 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस बाय एन एटम ऑफ ग्रुप 3। ग्रुप 3 वाले 3 दिन लूज करेंगे, ग्रुप 2 वाले 2 को करेंगे, ग्रुप 1 वाले 1 इलेक्ट्रॉन देंगे। ग्रुप 1 वाला 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ग्रुप 2 वाला 2 इलेक्ट्रॉन देगा, लूज करेगा, और ग्रुप 3 वाला 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसी तरह जो ग्रुप 5 है वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ग्रुप 6 जो है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ग्रुप 7 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। गेन और लूज का कॉन्सेप्ट पता। सो ये हमारे पास है केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर। होप सो ये वो समझ आया होगा, लेकिन अगर कोई वो सवाल हो तो फिर भी आप उसको कमेंट्स के अंदर या उसको मेल के ज़रिए आप कोऑर्डिनेट आप ये वो कर सकते हैं। सो केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर के अंदर फ़िलहाल इतना ही था, तो इसको आप
काइंडली ख़ुद भी आप रीड करें, और इसमें से अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप उसको काइंडली वो डिस्कस करें। जज़ाकल्लाह।